चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं, है ना। बहुत ही स्पेशल टॉपिक चल रहा है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो भाई सबसे पहले पूछा जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये कहाँ चलता है, यूट्रस के अंदर। कहाँ चलता है बेटा, तो आपको पता है कि यूट्रस में जो साइकिल चलता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर ओवरी के अंदर अगर साइकिल चल रहा है तो क्या करेंगे उसे, ओवेरियन साइकिल। कल मैंने आपको पढ़ाया था। ये दोनों साइकिल फीमेल में साथ साथ चलता है, यानी कि दोनों मंथ का होता है, मतलब तकरीबन 28 दिन का ये साइकिल होता है फीमेल में, और दोनों एक साथ ही चलता है। ओवरी के अंदर जो साइकिल चलता है उसका जो आउटकम है, या फिर बोलेंगे ओवरी के अंदर जो साइकिल चल रहा है ओवेरियन साइकिल, उससे एग निकलता है। कब निकलता है, 14वें दिन। उस एग को रिसीव करने का काम कौन करता है बेटा, है ना, फैलोपियन ट्यूब की जो फिम्बरी थी उस एग को रिसीव करने का काम किया था। फाइनली एग कहां पहुंच जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। तो जो एवोल्यूशन होता है 14वें दिन फीमेल बॉडी में, कहां से, ओवरी से, वो कहां पहुंच जाता है, एग कहां पहुंच जाता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाया करता है। इतनी बात याद है। तो दो साइकिल चलती है फीमेल में, एक साइकिल नहीं दो साइकिल, ठीक है। एक तो ओवरी के अंदर चलेगी ओवेरियन साइकिल, एक यूट्रस के अंदर चलेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और ये दोनों साइकिल साथ साथ चलते हैं और साथ साथ खत्म भी होते हैं, ठीक है। और ओवेरियन साइकिल का जो एग है वो कहां चले जाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में चले जाएंगे। कब, 14वें दिन, है ना। तो साइकिल जब शुरू हुआ तो पहला दिन 14वें दिन में एग रिलीज होगा, और वो एग रिलीज होकर कहां चला जाएगा, यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब होते होते कहां चला जाएगा, यूट्रस में चला जाएगा। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये ओवेरियन साइकिल का जो एग है वो कहां चला जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और फिर फाइनली मेंस्ट्रुअल साइकिल से वो, है ना, बाहर निकल जाया करता है थ्रू द वेजाइना। ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहां पाई जाती है बेटा, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहां पाई जाती है, प्रीमेट्स के अंदर। प्रीमेट्स किसको बोलते हैं, जैसे कि कुछ मेमल्स है जिनको प्रीमेट्स कहा जाता है, लाइक मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स, है ना। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, प्रीमेट्स कहलाते हैं। इनके अलावा जो भी मेमल है उनको हम नॉन प्रीमेट्स कहते हैं, लाइक कॉव, डॉग, है ना। उनके अंदर एक अलग साइकिल चलती है, उनके अंदर साइकिल चलता है स्ट्रेस साइकिल। तो जैसे हो गया आपका रैबिट, कॉव, डॉग, इन सब की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं ना, उनमें आपका ब्लड लॉस नहीं होता है, ठीक है, ब्लड लॉस नहीं होता। लेकिन मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उनमें ब्लड लॉस होता है, ठीक है। साथ ही साथ जिस फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है वो फीमेल आगे जाकर मां बन सकती है, अगर जिनके अंदर नहीं हो रहा है ना वो नहीं बन सकती है। तो इसको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं। तो लिखा है रिप्रोडक्टिव साइकिल फाउंड इन प्रीमेट्स। अगर आज मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर नहीं होता तो कोई फीमेल इस दुनिया में मां नहीं बनती। तो हम ये भी कह सकते हैं मां शब्द की उत्पत्ति इसी साइकिल से जुड़ा हुआ है। कोई भी फीमेल मां तभी बन पाएगी जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो, ठीक है। और आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। तो ये भैया आपको ईस्ट्रा साइकिल इसके अंदर चलेगा। ईस्ट्रा साइकिल जो है ना ये सीजनेबल होता है। क्या होता है, सीजनेबल। थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं दोनों के बीच में। सीजनेबल, सीजनेबल का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में, है ना, ये पीरियड आएगा और उस पीरियड में क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनो। वो जो क्या कहते हैं मेमल्स है, वो उसी पीरियड में क्या कर सकती है, प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर टाइम में ही, है ना, कॉ, डॉग, ये सब क्या होता है, प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाते हैं, यानी प्रेग्नेंट हो पाते हैं। कहने का मतलब है कि समय समय की बात है ना, कार्तिक माह में कुत्ते भटकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जब कार्तिक का महीना आता है उसमें देखोगे कुत्ते आपको रोड पे नजर आ जाएंगे। कुत्ते का जनन पीरियड होता है, वो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, उसी समय कुत्ते जनन करते हैं। समझ रहे हो ना, तो समय समय की बात है। हर मंथ में कुत्ते नजर नहीं आते, समझ रहे हो तुम। तो हर मंथ में कुत्ते नजर नहीं आएंगे, समय समय की बात है। तो उसका टाइम पीरियड फिक्स है। तुम देखो कौ, क्या कौ जो है ना पूरे 9 के 9 महीने, या फिर कौ का जो क्या कहते हैं पूरा साल है, तो क्या पूरे साल भर क्या प्रेग्नेंट हो सकती है, क्या नहीं। कौ का एक पीरियड आता है, उस पीरियड को कहते हैं हीट पीरियड। तो हीट पीरियड के दौरान ही वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। अगर नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, अगर पता चल गया तो उस समय सीमेंट डाला जाता है और आर्टिफिशियली सीमेंट के द्वारा आजकल, है ना, कौ को प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसके अंदर स्ट्रा साइकिल है। रैबिट के अंदर, कॉ के अंदर, डॉग के अंदर स्ट्रा साइकिल होता है, उसमें ब्लड लॉस नहीं होता है। आपको ऑलरेडी आप कभी कॉ से ब्लड का लॉस देखेंगे नहीं। चलिए आगे। उसके बाद जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मेनार्क। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट इन द फीमेल इज नोन एज मेनार्क। तो पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, मेनार्क, है ना। और लास्ट वाला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना उसको कहते हैं मीनोपॉज। मीनो का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, पॉज मतलब रुकना, ठीक है। और ये अराउंड 45 से 50 के बीच में फीमेल के अंदर क्या होता है, जाके रुक जाया करता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उसी की बात करेंगे ज्यादातर, ठीक है। अब आगे सुनिए। पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है बेटा, प्यूबर्टी के समय, उसे हम क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। और ये साइकिल रिपीट होता है एक एवरेज टाइम इंटरवल में, वो है 28 से 29 दिन, ठीक है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या है, ये यूट्रस है फीमेल का, ठीक है, फीमेल का यूट्रस है। और यूट्रस के अंदर क्या होता है बेटा आपको पता है,
यूट्रस के अंदर वाली वाल को क्या कहते हैं, बताइए, यूट्रस के अंदर वाली वाल को क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। अब यूट्रस के अंदर वाली जो वाल है ना, वो 28 दिन में क्या होता है, फीमेल की जो 28 दिन का ये साइकिल, 29 दिन का साइकिल है, इस 28 दिन के साइकिल में ये वाल बनती है, फिर टूट जाती है, फिर बनती है, फिर टूट जाती है, ठीक है। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है, फिर एक स्टार्ट हुआ, फिर शुरू हो गया, फिर स्टार्ट हुआ, फिर शुरू हो गया, ठीक है। तो ये जो वाल है बनती है, टूटती है। वाल जब बनती है इसका मतलब क्या है कि वो फीमेल जो है ना प्रेगनेंसी या जो जो ये जो वाल बनी हुई है, ये जो वाल की मोटाई बढ़ती है, इसका मतलब क्या है कि यूट्रस तैयार हो गया प्रेग्नेंट के लिए, या यूट्रस तैयार हो गया प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली जब ये वाल बनना शुरू हो जाती है, अगर उस समय क्या हो, जायगोट यहाँ जाके इम्प्लांट हो जाए, तब जाके प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन अगर जायगोट नहीं बना, यानी कि एग है लेकिन स्पर्म नहीं पहुंचा, तो उस केस में क्या होगा, ये वाल दोबारा टूट जाएगी, है ना। और टूटने का भी रीजन है हार्मोनल चेंजेस, फीमेल बॉडी में हार्मोन का लेवल डिक्रीज कर जाता है, तो फाइनली ये वॉल टूट जाती है। फिर हार्मोन का लेवल बढ़ता है, फिर बनती है, फिर टूटती है, क्रम चलते रहता है। इसी को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो एक साइक्लिक प्रोसेस यूट्रस के अंदर चल रहा है, ठीक है, इसी को बोलेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये कितने दिन का होता है बेटा, 28 से 29 दिन का होता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है कि ओवम रिलीज ड्यूरिंग द मिड साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन है, उसी समय ओवरी क्या करती है, ओवरी क्या करती है, एग रिलीज करती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओवरी एग कब रिलीज करती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या रिलीज होता है बेटा, एग रिलीज होता है। ये आईएमपी वाला सवाल है, आईएमपी वाला इंपॉर्टेंट है, यानी ये पूछा गया सवाल है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। आपसे पूछा गया कि एग कब रिलीज होता है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए आगे क्या लिखा है, मेंस्ट्रुअल अकर्स ओनली इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी हो सकता है जब एग फर्टिलाइज नहीं हो। आपको पता है एग कहां पहुंचा, फैलोपियन ट्यूब में, और स्पर्म भी पहुंच गया वहां, दोनों मिल गया, जायगोट बन जाएगा। जायगोट जाके कहां इंप्लांट हो जाएगा, यूट्रस में। और जब जायगोट यूट्रस में जाके इंप्लांट हो जाएगा ना, तो फाइनली आप ध्यान से सुन लो, है ना, तब जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। एक बार कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, बंद। तो कई बार ये भी कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना या डिले होना इज द सिग्निफिकेंस, या क्या बोलते हैं उसको, साइन, या बोलते हैं उसको ये बोल दो, सिंबल या इंडिकेशन बोल दो, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो साइन बन जाता है किसका, प्रेगनेंसी का। तो अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाए, ठीक है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए, तो वो किसका साइन माना जाता है, प्रेगनेंसी का। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी का केवल यही एक कारण हो, कई सारे कारण हो सकते, हो सकता है फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी और कारण की वजह से डिले हो, पुअर हेल्थ की वजह से डिले हो, मेंटल हेल्थ की वजह से डिले हो, हार्मोनल चेंजेस की वजह से डिले हो, ठीक है। और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिले होने का या रुकने का। लेकिन एक रीजन क्या है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इज द वन रीजन, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ओनली रीजन, वन रीजन, एक रीजन है जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर बाय एनी चांस अगर किसी का अगर ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है, या फिर बोलेंगे कि वो क्या कहते हैं, मैरिड कपल है, ठीक है, ये जो सेक्सुअली एक्टिव है, तो उस केस में ये देखा जाता है उसका कि हो सकता है उसके प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा है, उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका रुक गया होगा। लेकिन अगर कोई फीमेल सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, फिर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक रहा है, तो उसकी चेक जो है ना वो अलग उसकी हेल्थ की बेसिस पे की जाती है। बाकी बात आप समझदार है, समझ गए होंगे। चलिए क्या लिखा है, देखो यहाँ यही बात यहाँ लिखा होगा, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी इंडिकेटर होता है प्रेगनेंसी, हाउएवर इट मे ड्यू टू सम अदर कॉजेज लाइक स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ। ऐसा जरूरी नहीं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना, है ना, या नहीं होना ये केवल और केवल प्रेगनेंसी का सिंबल है, बाकी रीजन भी हो सकते हैं। देखो ध्यान से क्या लिखा है, एट द मिड साइकिल यानी कि 14th डे FSH एंड LH एटेन पीक लेवल। मतलब कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी फीमेल बॉडी में कई बार देखो कि फीमेल चिड़चिड़ी हो जाती है, मतलब फीमेल में चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा आ जाता है, ये इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती है। जब वो फेज आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस समय फीमेल बॉडी में जब हार्मोन में चेंजेस आते हैं, उस समय फीमेल बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है या फिर बहुत इरिटेट हो जाती है। एग्जैक्टली वो रीजन क्या है, हार्मोनल चेंजेस है। उस कंडीशन में उसको बड़ी संभाल के रखा जाना चाहिए, पहली बात ये, क्योंकि उसमें गुस्से में किसका सर टूटेगा पता नहीं, पहली बात ये। दूसरा केस ये होता है, ठीक है, कि जब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है ना, ठीक है, उस समय भी हार्मोन में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कोई फीमेल 45-50 के करीब में पहुंचती है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक चुका है, ठीक है, तो वो और उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, वो कुछ और ज़्यादा चिढ़ना शुरू कर देती है, ठीक है, तो उनका रीजन भी अलग है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी फीमेल के अंदर कई सारे बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। चलिए आगे,
तो मिड साइकिल में क्या होगा, एफएसएच बहुत ऊपर लेवल में पहुंच जाएगा और एलएच भी बहुत ऊपर लेवल में, यानी मैं कह रहा हूं कि ये एलएच का लेवल है और ये एफएसएच का लेवल है। तो एग्जैक्टली फीमेल बॉडी में 14वें दिन क्या होता है ना, एलएच अपने पीक लेवल पे और एफएसएच अपने पीक लेवल पे। और ये एलएच अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, ओवल्यूशन। जैसे एलएच अपने पीक लेवल पे पहुंचेगा ना, तो जो ओवरी है ना, जो ओवरी देख रहे हो, ओवरी ओवरी क्या करती है, एग रिलीज कर देती है। ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं रप्चर हो जाते हैं और फाइनली एक वहां से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ये सारी बात हमको लगता है मैंने ये प्रीफेज आपको बहुत पहले तैयार कर दिया है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकना अराउंड 50 साल के अराउंड रुक जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। देखो ध्यान से, ये जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम यहाँ लिखा गया है, ये जो डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ चल रहा है बेटा, यूट्रस के अंदर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, फीमेल बॉडी कुछ डिस्चार्ज करती है अपने बॉडी से, ठीक है। फीमेल बॉडी से कुछ चीजें निकलती है, क्या क्या निकलता है, देखो ध्यान से। यहाँ 14वें दिन क्या हुआ, एग निकला, ठीक है। ये एग कहाँ पहुंचा, फिलिपियन ट्यूब में। मान लो स्पर्म यहाँ से नहीं पहुंच पाया, स्पर्म नहीं पहुंचा, यानी कि स्पर्म नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, अब इस एग का क्या होगा, ये एग कहाँ चला आएगा, यूट्रस में, ठीक है। एग कहाँ आ गया, यूट्रस में, ठीक है। एग आ गया यूट्रस में। अब ये तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, यूट्रस में आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, अचानक जब हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो फिर घटता भी है, ठीक है, क्योंकि हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देता है ब्रेन को, और फिर हार्मोन का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। जब हार्मोन का लेवल डिक्रीज करेगा तो जो अंदर वाली वॉल है ना इंडोमेट्रियम की, वो टूटना क्या हो जाएगी, तो इंडोमेट्रियम की वॉल टूट गई, तो एग हो गया, अनफर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे इसको। और उसके बाद इंडोमेट्रियम की वॉल हो गई। अच्छा, इंडोमेट्रियम की वॉल बहुत वैस्कुलर होती है, इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, जब वो टूटता है तो वहाँ से ब्लड का भी लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इंडोमेट्रियम की वॉल है वो जब टूटेगा तो ब्लड, तो देखो क्या क्या निकलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ब्लड निकलेगा, अनफर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग निकलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या निकलेगा बताइए, इसके साथ साथ म्यूकस निकलेगा, क्या निकलेगा, म्यूकस, ठीक है। और भी कुछ सब्सटेंस निकलेगा, ठीक है। तो ये ईटीसी, ये सारी चीजें फीमेल के है ना वेजाइना से बाहर निकलती है, और ये हर महीना निकलती है, ठीक है। हर महीना ये निकलती है, और तकरीबन ये जो है ना 4 से 5 दिनों तक चलता है, ठीक है। पहला जो 2 से 3 दिन होता है वो बहुत इंटेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। अब अलग अलग फीमेल को इसमें अलग अलग समस्याएं होती है, किसी को पेन होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को ज़्यादा पेन होता है, किसी को कम पेन होता है। तो इस केस में कहा जाता है कि हर फीमेल को फ्रूट्स लेनी चाहिए, वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड लेना चाहिए। ये सब आप लोगों के लिए भी सलाह है, ठीक है। आयरन कंटेनिंग कंपाउंड का मतलब होता है कि जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसकी रिकवरी के लिए आपको आयरन लेना ज़रूरी है। तुम लोग चाउमीन पास्ता मोमोज खाओगे तो कहाँ से आयरन मिलेगा आपको, है कि नहीं। ये सब नहीं खाना है। आप देखिए कि अभी जो कोई फीमेल है, ठीक है, वो ज़्यादा बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, या फिर बच्चे के जन्म के समय उसकी क्या हो जाती है, सर्जरी हो जाती है, ऑपरेशन हो जाता है। तो उस केस में क्या है कि उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न कि उस फीमेल का हेल्थ इतना ख़राब है, ठीक है, इतनी गंदी गंदी चीज़ें उसने खा रखी है, मतलब कि आप चाउमीन पास्ता मोमोज, कि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकती। आप अपने मम्मी या दादी को देखो, उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करा है, क्योंकि उस समय मोमोज पास्ता ये सब बिकते नहीं थे, ठीक है। तो उसकी बॉडी में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है या जो लेबर पेन होता है, यानी कि जो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, वो नेचुरल होता है। तो नेचुरली यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी की डिलीवरी आसान हो जाती है। तो एक फीमेल का जो लाइफ है ना, उनमें बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन आप लोग दबा के खा रहे हैं, है कि नहीं। तो मेरा यही मानना है कि आयरन कंटेनिंग कंपाउंड खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, टाइम पे खाना खाइए। और ध्यान से सुन ले, सुनो बट और सुनिए, ठीक है, भुला दिया, चलो इतना बात याद रखना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो फीमेल के अंदर क्या होता है, ये हर मंथ ये साइकिल चलता है, इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। देखिए साइकिल के बारे में क्या लिखा है कि ये जो नॉर्मल रेंज है साइकिल का वो क्या है, 28 से 29 दिन। लेकिन ये साइकिल कई बार पहले भी हो जाता है, या फिर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पहले भी हो जाता है, या कई बार बहुत डिले से भी होता है। तो एक रेंज माना गया कि कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 22 से लेकर के 32 दिन, है ना, 22 से लेकर के 32 दिन। अगर 32 दिन से किसी का ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो डिजीज माना जाएगा। अगर 22 दिन से पहले किसी का हो रहा है तो भी क्या माना जाएगा, डिजीज माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइकिल में 14वें दिन तो ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। और बाकी साइक्लिकल चेंजेस या हार्मोनल चेंजेस ये तो फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, हर फीमेल की कहानी थोड़ी अलग होती है, ठीक है। तो हर फीमेल में थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं। उसके बाद क्या लिखा, स्टार्ट ऑफ मेंसेस क्या कहलाएगा, मेनार्क, ठीक है। और ये फीमेल में कब से स्टार्ट हो जाती है, 12 से 13 साल की आयु में, 10 साल 11 साल, अभी तो थोड़ा एज कम एज में भी स्टार्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। एंड ऑफ मेंसेस क्या कहेंगे, मीनोपॉज, और ये 40 से 50 के बीच में शुरू हो जाता है, ठीक है। हर फीमेल के अंदर नॉर्मल जो ब्लड का लॉस होता है बेटा, है ना, वो 20 ml पर डे। चलिए
20 ml पर डे, ठीक है, और पूरे साइकिल में देखा जाए तो 40 से 80 ml ब्लड का लॉस होता है। तो ये हर महीने फीमेल ब्लड का लॉस करती है, तो उसकी रिकवरी के लिए मैंने आपको बताया है कि आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, न्यूट्रिशन वाला फूड लेना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें लेनी चाहिए। देखिए ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम दो चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है ना, एक्सप्लेनिंग बोथ चीज। एक तो देखो ओवरी के अंदर जो साइकिल चल रहा है ओवेरियन साइकिल, और क्या कहते हैं फीमेल बॉडी में या फिर क्या यूट्रस के अंदर जो साइकिल चल रहा है उसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा है देखो ध्यान से, एग्जैक्टली ओवेरियन साइकिल को पहले समझ लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो मैंने आपको बता दिया। ओवेरियन साइकिल में क्या होगा कि जो पहले के कुछ दिन है उसमें ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, सॉरी फॉलिकल क्या होता है, डेवलप हो रहे हैं। फॉलिकल डेवलप होगा तो बेटा ईस्ट्रोजन के लेवल बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ देखो दो चीज और है, एक एफएसएच है और दूसरा एलएच है। ये एलएच है और ये जो लाल कलर से उसका क्या है बेटा, एफएसएच, ठीक है। अब देखो पहले शुरुआती दिन में एलएच का लेवल क्या था, कम था। सडनली क्या हुआ, एलएच का लेवल पीक पे पहुंच गया। जब एलएच का लेवल पीक पे पहुंच गया इसको क्या बोलेंगे, एलएच सर्ज, ठीक है। देखो कलर भी दिखा दिया गया, एलएच सर्ज बोलेंगे। तो जब एलएच पीक पे पहुंचा ना, तो उस केस में एलएच की वजह से क्या हुआ, ये जो फॉलिकल है वो रप्चर हो गया। फॉलिकल क्या हो गया, रप्चर। तो एलएच की वजह से ये फॉलिकल रप्चर हो गया, है ना। तो हम कहते हैं कि एलएच सर्ज की वजह से क्या हो रहा है, ओवल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ओवल्यूशन, ठीक है। ओवल्यूशन में क्या होगा, एग रिलीज हो गया। फिर क्या होगा, इस हार्मोन का लेवल डिक्रीज करेगा, क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अचानक से जब एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ जाता है, यानी एलएच अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है, तब जाके ओवल्यूशन होता है। ये नीट का सवाल बन सकता है, 12th बोर्ड का एग्जाम का सवाल बन सकता है, आपके क्लास का में पूछा गया सवाल है, ये क्लास 10th में भी है ना। हालांकि उम्मीद नहीं थी कि सवाल पूछेगा, लेकिन पूछ दिया गया है कि ओवल्यूशन किसकी वजह से होगा, तो एलएच की वजह से। चलिए ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, क्या हो गया, खत्म। अब एक नए पार्ट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है, जिसका हेडिंग है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। भाई देखो रिप्रोडक्शन के मामले में जो इंडिया है वो सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पे पहुंच चुका है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी नंबर 1 कंट्री है फॉर द पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन के मामले में। तो एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन करना गलत नहीं है, पैदा करना गलत नहीं है, लेकिन पैदा करने के साथ साथ कुछ बातों का ख्याल रखना भी जरूरी है। वो बात है आपके हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। पैदा तो कर रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य का होना भी जरूरी है ना, हेल्थ पे ध्यान देना भी जरूरी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुझे इस बात का ज्ञान देता है कि रिप्रोडक्शन के दौरान, है ना, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, या फिर अपने हेल्थ को किस तरीके से सुधार में रख सकते हैं, बहुत खतरनाक बीमारी होने से कैसे बचा सकते हैं। देखो जब इंटरकोर्स होता है या फिर सेक्स की प्रक्रिया होती है, उस दौरान क्या होता है, कई सारी बीमारियां भी पैदा होती है। उस बीमारी को कंट्रोल करने का तरीका मुझे रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिखाती है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखो क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिर पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंट्रासेप्टिव मेथड पढ़ेंगे, फिर एमटीपी पढ़ेंगे, फिर आईवीएफ पढ़ेंगे, और फिर आगे है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन कौन सी बीमारी होती है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो, सबका मीनिंग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको कई सारी चीजें बताएंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे। कंट्रासेप्टिव मेथड का मतलब होता है बच्चे ना पैदा करने के तरीके। आपको वो तरीका बताया जाएगा जिनमें बच्चे पैदा ना हो। एक आदमी जिनके 12 बच्चे पहले से हैं, क्यों 12 बच्चे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कंट्रोल कैसे किया जाए, है ना। तो उनके लिए ये बताया जाएगा कि बच्चे ना पैदा करने के कौन कौन से तरीके हैं। अब मान लो अज्ञानता बस वो धाएं 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 पैदा कर रहा है और इतना पैदा कर दिया है कि क्रिकेट की डबल टीम बन गई, है ना, तो फिर बड़ा दिक्कत है भाई साहब, है कि नहीं। एक व्यक्ति जो है ना, इससे एक न्यूज आया था, एक व्यक्ति जो है पूरा क्या कहते हैं 750 आदमी का परिवार है उसका, एक ही व्यक्ति का। कितनी शादी की होगी, कितने बच्चे की होंगे पता नहीं, भगवान जाने, ठीक है। उसके बाद बेटा एमटीपी, इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन का, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करना, प्रेगनेंसी को खत्म करने का मेडिकल मेथड क्या है, उस एमटीपी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लो कोई फीमेल गलती से प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके लिए एमटीपी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एमटीपी का प्रयोग हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हर फीमेल नहीं कर सकती है। उसके कुछ क्राइटेरिया भी दिए गए हैं, उसकी बात बाद में बात करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रूल लगा दिया है। आईवीएफ होता है बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ बेटा ये बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ये उनके लिए है जैसे कोई ऐसा कपल है जो माँ बाप बनना तो चाहता है लेकिन बन नहीं पाया किसी कारण की वजह से, किसी रीजन की वजह से, अपने हेल्थ की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है ना। तो उन दुखी आत्माओं के लिए जो तरीका है वो है आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी आर्टिफिशियल तरीका है बच्चे पैदा करने का, ठीक है। और उसके बाद है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स के दौरान फैलने वाली जो बीमारी होती है उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। आइए फटाफट डील करते हैं क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, ध्यान से सुनो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको बोलते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, बिहेवियर हेल्थ इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा फिजिकल भी ध्यान में रखा जाता है, मेंटल भी ध्यान में रखा जाता है, सोशल, इमोशनल और
बिहेवियर हेल्थ की बात की गई है। एग्जैक्टली मतलब कि समझिए ना कि फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग सब अच्छा होना चाहिए, तभी जाके उसको हेल्थ माना जाएगा। जैसे मान लो कि एक कपल है, ठीक है, वो फिजिकली क्या होनी चाहिए, ठीक होना चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, फिजिकली ठीक होना चाहिए, मेंटली नहीं, पागल लोगों के साथ रिप्रोडक्शन हो गया है ना, मेंटली भी ठीक होना चाहिए, सोशली भी ठीक होना चाहिए, सामाजिक रूप से ही बहुत गंदा बिहेवियर का व्यक्ति है वो पैदा करेगा तो फिर आगे कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इमोशनल भी होना चाहिए, है ना। उसके बाद बेटा बिहेवियरली उसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। तो हेल्थ में ये सारी चीज़ें आ जाती है, सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियर, सब सब अच्छा होना चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे, है ना, उस कंडीशन को हेल्थ बोलेंगे, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हेल्थ कहेंगे, और उस पर्सन को हेल्दी कहेंगे। तो ये जो कंडीशन है फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, बिहेवियर वेलबींग, ये कंडीशन हेल्थ कहलाता है और इस व्यक्ति को हेल्दी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद अपन आगे बढ़ते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के ऊपर। ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम है। इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर काम किया था, और इंडिया वैसी पहली कंट्री है ना, जो आप देख लीजिए जो अभी भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, ठीक है। तो पहला कदम जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का उठाया गया था वो इंडिया में ही उठाया गया था, इंडिया के में ही ये रूल पास किया गया था कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, है ना, जो जिन्होंने क्या किया था भैया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया था, ठीक है। और वो कब लाया था, 1951 में, 51 में, ठीक है, 1951 में। तो 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया गया था। बाद में जाकर इस प्लान को, ठीक है, एग्जीक्यूट करने का काम इंदिरा गांधी ने की, और लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर नसबंदी करवाने लगी, है ना। और आप जानते हैं नसबंदी का मतलब होता है पुरुष को पकड़ के उसका टेस्टिस का जो वास्ट डिफरेंस है उसको काट के बांध दिया करता था, है ना, डॉक्टर बस सीधा जबरदस्ती पकड़ के ले गया हॉस्पिटल, सर्जरी करके कांड कर दिया उसके साथ, है ना। अब इस चीज का लोग बहुत विरोध किया, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकदम पुरजोर विरोध किया, इतना विरोध किया, इतना विरोध किया, इतना विरोध किया, तो है नहीं आगे, बहुत ज्यादा विरोध किया, ठीक है। क्यों विरोध किया, क्योंकि देखो उनको लगता है कि भाई ये जो बच्चे ना वो अल्लाह ताला का देन है, हाँ ऐसा कुछ लगता है। हाँ मतलब उनको लगता है कि ये कॉन्डम का यूज करना पाप है, मतलब पता नहीं क्या क्या उन लोगों की अपनी मोनोपोली है। मैं ये इस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कहना बस यही है कि सबसे ज्यादा जो तकलीफ में थे उस बात से, अब जबरदस्ती किसी को पकड़ के करवा देंगे तो हिंदू में भी तकलीफ में थी, है ना। मान लो कोई चाहता था कि नहीं मेरा एक नहीं 2 बच्चा हो जाए, है ना, तो कह रहा 2 बच्चा से तीसरा बच्चा, कोई कहता है 1 बेटा नहीं मेरे को 2 बेटा चाहिए, ठीक है। तो ये छूट जो है ना वो थोड़ा कम हो गया था, तो जबरदस्ती रेडियो पे प्रचार भी आता है ना, 2 बच्चों के बाद नसबंदी है करवानी, ऐसा कुछ बढ़िया बढ़िया से स्लोगन चल रहा था, है ना, हम 2 हमारे 2, है कि नहीं, पूरा एकदम टोन में बजा बजा के इतना मधुर आवाज में 2 बच्चों के बाद नसबंदी है करवानी। अब नसबंदी करवा के आदमी आनंद ले रहा था। अच्छा एग्जैक्टली क्या है इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था, टू अवॉइड द अनवांटेड बर्थ, ठीक है। अनवांटेड बर्थ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुम गए भाभी जी के घर पे, ठीक है, और भाभी जी से पूछ दिए 2 गो था ना जी आपका, ये कैसे हो गया मूड था तो हो गया। तो ये जो मूड में बच्चे हो जाते हैं, गलती से बच्चे हो जाते हैं, बाय मिस्टेक पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या लाया गया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। या फिर जो नॉलेज की वजह से बोल दे अज्ञानता बस हो गया तो अब हो गया तो हो गया, कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बेटा इसका एक उद्देश्य था ब्रिंग वांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में कह रहा है कि जब आप चाहें तभी बच्चा पैदा करें, आप प्रिपेयर हो तभी बच्चा पैदा करें। ये नहीं कि प्रिपेयर नहीं है, हो गया पैदा हो गया तो हो गया, है ना, फिर आप झेल रहे हैं, काई काई कर रहा है, आप हाई हाई कर रहे हैं ना, ऐसा बड़ा दिक्कत हो जाता है फिर, है कि नहीं। फिर बाद में क्या हुआ जानते हो, इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को, है ना, चेंज कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय बहुत बदनाम हो चुका था, है ना। तो बाद में इसको चेंज करके इसका नाम रख दिया गया RCH, है ना, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये जो RCH है, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, अब हर आंगनबाड़ी में चलाया जाता है ना, आरी बारी में, ठीक है, हर आंगनबाड़ी में ये प्रोग्राम चलता है, जिनमें आपको, ठीक है, देखो क्या क्या बताया जाता है, जिनमें आपको क्या क्या बताया जाता है, देखो ध्यान से, जिनमें आपको बेटा नॉलेज दिया जाता है सेक्स ऑर्गन के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। तो जो आंगनबाड़ी है, जो RCH प्रोग्राम आता है, उसमें आपको सेक्स ऑर्गन के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद बेटा क्या कहते हैं, उसके फंक्शन के बारे में बताया जाएगा, तो सेक्स ऑर्गन और उसके फंक्शन के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ फिर हर फीमेल को प्रेगनेंसी के बारे में बताया जाता है कि प्रेगनेंसी में बच्चे का केयर कैसे करना है ना, प्रेगनेंसी के दौरान क्या कौन कौन से काम करना है, या प्रेगनेंसी में क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया जाता है कि बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं, ठीक है, उससे क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। प्रेगनेंसी के समय हाउ टू टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि गर्भवती
गर्भवती महिला का ख्याल कैसे रखना है ये भी आपको आरसीएस प्रोग्राम सिखा के देती है। पोस्ट नेटल केयर यानी बच्चे के जन्म के साथ क्या क्या उसका ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एसटीडी या एसटीआई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसके बारे में क्या किया जाता है, लोगों को जानकारी दी जाती है, ठीक है। साथ ही साथ बेटा एमटीपी के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है, आईवीएफ के बारे में लोगों को क्या की जाती है, जानकारी दी जाती है, कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में क्या किया जाती है, लोगों को जानकारी दी जाती है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, तो ये सब के बारे में क्या किया जाता है, आरसीएस प्रोग्राम के अंदर जानकारी दी जाती है, ठीक है। और ये प्रोग्राम अभी है ना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। अब अगर थोड़ा अगर पॉपुलेशन पे अपना ध्यान जाए तो पॉपुलेशन पे ध्यान क्या देना है जी, नंबर 1 तो हो ही गया, अब क्या ध्यान दें, है कि नहीं। पॉपुलेशन वो मुद्दा, देखिए हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं आज़ादी से 1947 से, उससे पहले तो अंग्रेज वो था जी, तो पॉपुलेशन जो इंडिया का है 1947 से कंट्रोल करते, उससे पहले हमारा इंडिया गुलाम था, ठीक है। तो अब पॉपुलेशन कंट्रोल करते, देखो 1900 ईस्वी में पूरे दुनिया का पॉपुलेशन था 2 बिलियन और भारत का पॉपुलेशन कितना था 350 मिलियन, ठीक है। 2000 में यानी कि 100 साल बाद हो गया 6 बिलियन, 3 गुना बढ़ाइए, ठीक है। और ये देखिए 350 बिलियन से मिलियन से 1 बिलियन हो गया, यानी पूरे वर्ल्ड का आधा हो गया। यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए पूरे वर्ल्ड का आधा कर दिया। मतलब आज़ादी मिलने का मतलब ये नहीं था कि ई डेटा को मैच करा दें, आज़ादी मिलने का मतलब ये नहीं था। लेकिन क्या करिएगा, आज़ादी लोग कुछ गलत महीने में ले लिया, आज़ाद है तो पैदे करेंगे लोग, रोक देवे, कोई बोलते ही रहे, कोई बोलते है इंडिया नंबर 1 पे पैदा करे में, कोई बोलते ही रहे, कर दल के पैदा। चलो 2000 से 2011 में आते, पुराना डेटा है 7.2 बिलियन और अकेला इंडिया देखो 1.2 बिलियन। पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्री है, 200 से ज्यादा कंट्री है, ठीक है, उनमें अकेला 1.2 बिलियन का हकदार है इंडिया। ये 2011 का डेटा है। अब अभी 2000 अभी का जो डेटा आएगा ना उसमें इंडिया के सामने कोई बोलते रहे, वो नंबर 1 पे है, नंबर 1 है ना। मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूं कि जो नंबर 1 का टैग लगा है, हर चीज में नंबर 1 हो तो अच्छा लगता है। चलो पॉपुलेशन नंबर 1 है, ठीक है, हर चीज में नंबर 1 होना चाहिए, है कि नहीं। तो मैं देश से यही आग्रह करता हूँ, देश के हर व्यक्ति से अनुरोध करता हूँ कि देश हर चीज में नंबर 1 में होना चाहिए। जानकारी सूचना जनहित में जारी। चलिए आगे। उसके बाद बेटा अगला टॉपिक है कंट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। कंट्रासेप्टिव मेथड का मतलब होता है बच्चे ना पैदा करने के तरीके। कौन कौन से, इसका मतलब क्या है, बच्चे ना पैदा करने के तरीके। तो ये वही लोग देखे जिनको बच्चा पैदा नहीं करना है, करने के तरीके। हम लोग तो एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि अपना जो हर्ष है उसको फ्यूचर में काम आ जाएगा। चलो आगे देखिए इधर, है ना भाई। कंट्रासेप्टिव मेथड की कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ फीचर्स होनी चाहिए। सबसे पहले वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कंट्रासेप्टिव मेथड यूज किए, ठीक है, उससे लोगों को कष्ट हो गया, तकलीफ हो गया, कॉन्डम यूज किया, कॉन्डम ही चुभ गया, है ना, या फिर कुछ अलग मेथड यूज कर रहे हैं उसको तकलीफ हो गई। तो इसका मतलब ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए, काम का भी होना चाहिए, यानी कि वर्किंग भी, इफेक्टिव भी होना चाहिए। यानी कि ऐसा कोई कंट्रासेप्टिव मेथड यूज किया, ठीक है, वो काम फेल हो गया, काम ही नहीं किया, फिर रिप्रोडक्शन हो जाएगा भाई, प्रेगनेंसी हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इजीली अवेलेबल, यानी कि कॉन्डम खरीदने के लिए अमेरिका चले जाए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। आप देखते हैं कि हर जगह अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कॉन्डम का दाम 50,000, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। साथ ही साथ बेटा शुड नॉट बी इंटरफेयर इन सेक्सुअल एक्ट और डिजायर। ये नहीं कि अगर कोई कंट्रासेप्टिव मेथड यूज किए, ठीक है, उससे हमारी सेक्स करने की इच्छा ही मर गई, ये भी नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल डिजायर मेंटेन होना चाहिए। साथ ही साथ उसका ना या नहीं या कम, बहुत ही कम क्या होना चाहिए, साइड इफेक्ट। ज्यादा साइड इफेक्ट होगा लोग यूज नहीं करेंगे। तो एग्जैक्टली गवर्नमेंट कहती है कंट्रासेप्टिव मेथड यूज कीजिए अगर आप कपल हैं तो, ताकि आप रिप्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चे ना पैदा करने के 2 तरीके हो गए, एक तो नेचुरल मेथड होता है, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में 2 होता है बेटा, एक कहता है पीरियडिक एब्स्टिनेंस और दूसरा होता है विड्रॉयल और क्वाइटस इंटरप्शन मेथड। मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और आर्टिफिशियल में आ गया केमिकल, फिजिकल बैरियर, केमिकल मेथड, फिजिकल बैरियर, आयोडीज और हार्मोनल मेथड। तो 2 तरीके बच्चे ना पैदा करने के, एक तो नेचुरल मेथड है, दूसरा आर्टिफिशियल मेथड है। आर्टिफिशियल मेथड ज्यादा इफेक्टिव है, नेचुरल मेथड में थोड़ा कम इफेक्टिव है। इसमें क्या है कि प्रेगनेंसी की चांसेस बहुत रिस्क है इसमें, है ना, इसमें बहुत रिस्क है, इसमें रिस्क है। इसमें क्या है, रिस्क तो है लेकिन इसमें बहुत कम रिस्क है ना। तो दोनों में रिस्क है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, इसमें कम रिस्क है। ये नेचुरल तरीका है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल डिवाइस है ना कुछ भी यूज नहीं करना है, ये नेचुरल तरीका है। इसमें बॉडी की फिजियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बॉडी किस तरीके से काम कर रही है उस तरह से हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली क्या है, इन दिस मेथड नो केमिकल्स, नो बैरियर, नो डिवाइस आर यूज, ठीक है। यूज द नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ बॉडी, बॉडी के फंक्शन को या बॉडी के वर्किंग को क्या करते हैं हम, है ना, ध्यान में रखते हैं। एग्जैक्टली देखो ध्यान से, हम यहाँ आ गए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में।
पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ड्यूरिंग रिस्क पीरियड ऑफ मेंसेस क्वाइटस डज नॉट परफॉर्म्ड, है ना, नॉट परफॉर्म्ड, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, नेचुरल में क्या आ गया, नेचुरल में क्या आ गया, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब क्या होता है, जो फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है उस दौरान क्या होता है, कुछ दिन बहुत रिस्की होता है, उस दौरान इंटरकोर्स नहीं किए जाते, यानी उस दौरान जो है कपल अगर सेक्स नहीं करता है तो वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। वो पीरियड क्या है, रिस्क पीरियड 10 से लेकर के 17 डेज, यानी कि 10 मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 10वां दिन से लेकर के 17वां दिन तक, यानी 10 से लेकर 17 दिन तक, ठीक है। इस दौरान अगर सेक्स ना हो, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम है या ना के बराबर है, बहुत कम है, ना के बराबर तो नहीं कह सकते, बहुत कम है, क्योंकि ये रिस्क पीरियड है। इस दौरान सेक्स अगर नहीं किया जाए फीमेल के साथ तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात बेटा, इस पीरियड में क्या है कि भाई रिस्क हो सकता है, एग्जैक्टली क्या है, क्यों ऐसा टाइम लिया गया, क्योंकि 14वें दिन क्या होता है, ओवल्यूशन। ओवल्यूशन के 2-3 दिन तक एग क्या होता है बेटा, है ना, अलाइव होता है, एग क्या एक्टिव होता है ना, एग डीजनरेट नहीं कर पाता उस समय, या एग जो है ना फंक्शनल होता है, तो उस समय अगर स्पर्म पहुंच गया तो फिर से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो लिया जाता है कहां से, यही 14वें दिन, ठीक है। अगर मान लो किसी का 13वें दिन हो गया, किसी का 12वें दिन एवोल्यूशन हो गया, किसी का 10वें दिन एवोल्यूशन हो गया, तो एक रेंज माना गया है 10 से लेकर के 17 डे तक, ठीक है। इस दौरान फीमेल के साथ अगर इंटरकोर्स नहीं होता है तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, लेकिन हालांकि इसमें रिस्क है ना। अब ये बॉडी की फिजियोलॉजी किसी की अलग हुई, है ना, तो फिर दिक्कत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ रिस्की है थोड़ा सा। साथ ही साथ बेटा ये है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में क्या होता है, जब पेनिस से सीमेन निकलने वाला होता है ना, तो वेजाइना से पेनिस को बाहर निकाला जाता है, बाहर निकालने को क्या कहते हैं, विड्रॉ, ठीक है। या फिर सेक्स को इंटरप्ट कर दिया जाता है, यानी कि जो क्वाइटस है उसको इंटरप्ट कर दिया गया, उसी समय रोक दिया जाता है और पेनिस से वेजाइना को बाहर निकाल लिया जाता है। जब पेनिस से वेजाइना को बाहर निकाल दिया जाता है तो इनसेमिनेशन नहीं होगा। इनसेमिनेशन का मतलब है कि स्पर्म या सीमेन फीमेल के वेजाइना में डिपॉजिट नहीं होगा, और फाइनली, है ना, फाइनली क्या होगा बेटा, वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। लेकिन इस मेथड में क्या है कि उस समय, यानी कि ड्यूरिंग क्वाइटस एक्साइटमेंट पीक लेवल पे होता है, तो मेल जो है ना वो सीमेन को इजैकुलेट होने से रोक नहीं पाता है, तो यहाँ भी रिस्क है ना। तो मैंने आपको पहले बताया नेचुरल मेथड में बहुत रिस्क है। उसके बाद बेटा आ जाओ आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहला मेथड क्या है, केमिकल मेथड। हम केमिकल मेथड का यूज में क्या करते हैं बेटा, है ना, इस मेथड में मेडिसिन का यूज करते हैं, क्या रोकने के लिए, प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, मेडिसिन का यूज करते हैं। जैसे देखो मेडिसिन जो है ना किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल है, जेली के फॉर्म में अवेलेबल है, स्पॉन्ज के फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे देखो कई सारे मेडिसिन के नाम लिखा है, डेल्फिन, नीम 76, डाइपास, टुडे, वेजाइनल फोम या टैबलेट्स, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी यहाँ नाम लिखा है मेडिसिन का, प्लीज 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 आप किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे। यू आर नॉट अ प्रॉपर गायनोलॉजिस्ट, ठीक है, आप एक प्रॉपर गायनोलॉजिस्ट नहीं है। आप अपने ज्ञान का, तुच्छ ज्ञान का, ठीक है, एक लाइन पढ़ के तुम ज्ञान मत देने बैठ जाना, अपने तुच्छ ज्ञान का जो है ना दुरुपयोग नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे। आप किसी भी पुरुष को, चाहे वो आपका मित्र हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। दिस इज अ प्रोफेशनल वर्क, है ना, ये प्रोफेशनल वर्क है। उसकी बॉडी कंडीशन देखी जाएगी, अगर उसको कुछ भी हो जाता है उसके जिम्मेदार आप माने जाएंगे, है ना। मैं बता दूंगा इसका यूज क्या है, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मैंने बता भी दिया तो आप किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली ये बहुत इलीगल होगा, है ना, खोल दो गेट, है ना, कि आप किसी को बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, उस फीमेल का लाइफ खराब हो सकता है, उस मेल का लाइफ खराब हो सकता है, इसलिए आप किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है, छोड़ दो, हटा दो, छोड़ दो। उसके बाद बेटा अगला मेथड है, देखो बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड में क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, बैरियर मेथड में क्या करते हैं, ठीक है, कॉन्डम्स का यूज करते हैं। कॉन्डम का यूज किस लिए करते हैं, फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, है ना। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, है ना। तो ध्यान से सुनो, जैसे कि फीमेल की वेजाइना है, ठीक है, जैसे ये वेजाइना है, ठीक है, इस वेजाइना में क्या किया, एक बैरियर लगा दिया गया। इस बैरियर का नाम क्या है, डायाफ्राम, ठीक है। जब यहाँ पेनिस इंसर्ट होगा, ठीक है, ये पेनिस यहाँ इंसर्ट हुआ, ठीक है, पेनिस इंसर्ट हुआ, तो पेनिस ने क्या किया बेटा, इजैकुलेशन, यानी पेनिस ने सीमेन को बाहर निकाला, ठीक है। तो यहाँ से सीमेन का डिपोजिशन हो गया, तो क्या ये सीमेन आगे जा पाएगा, नहीं। जब आगे नहीं जा पाएगा तो यहाँ जो आपके फेलोपियन ट्यूब में एग इंतजार कर रही है इस स्पर्म का, तो दोनों का मिलन हो पाएगा क्या, नहीं। तो फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, बैरियर मेथड में फर्टिलाइजेशन को ही क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, दोनों के मिलन को ही रोक दिया, यानी बीच में एक बाधा आ गया,
बैरियर आ गया, तो बैरियर आ गया इसलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, बैरियर मेथड कहते हैं। इस बैरियर मेथड में देखो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, डायाफ्राम इस्तेमाल करते हैं, कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाता है, सर्वाइकल कैप का इस्तेमाल किया जाता है और मेल कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाता है। ये फीमेल कॉन्डम ले लेते हैं इधर, ठीक है, फीमेल कॉन्डम, ठीक है। तो कॉन्डम एग्जैक्टली दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेल कॉन्डम, एक होता है फीमेल कॉन्डम। ये देखिए ये फीमेल कॉन्डम है जिसके एक साइड क्या होती है बेटा, ब्लॉकेज होती है, और ये साइड क्या होता है, ओपन। तो यहाँ से पेनिस को इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है, और यहाँ देखो ये ब्लॉकेज है, तो यहाँ से स्पर्म आगे जाएगा ही नहीं। स्पर्म आगे कहाँ है भाई, यहाँ एग है, यहाँ से स्पर्म जाएगा नहीं, तो दोनों का मिलन होगा नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात देखो, यहाँ से इसको लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ से फिंगर की मदद से वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये डॉक्टर्स आपको बता देंगे, ट्रीट कर देंगे, नॉर्मली होता है, ठीक है, आप यहाँ से भी इंसर्ट किया जा सकता है, तो ये वेजाइना में ही लगा दिया जाता है। ये देखो मेल कॉन्डम है, ठीक है। मेल कॉन्डम किसकी बनी होती है, एक रबर की बनी होती है, लेटेक्स रबर की बनी होती है, ठीक है, जिनके ऊपर ये ऐसे टिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं रिजर्वायर। तो जो पेनिस है ना, जो पेनिस जब स्पर्म को सिक्रीट करती है तो कहाँ जाके जमा हो जाता है, रिजर्वायर में, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ से एक रिंग होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसको बॉडी या शाफ्ट कहते हैं, और इसका हेड कहलाता है। मतलब ये कॉन्डम का स्ट्रक्चर है। कॉन्डम का पैकेट इस तरीके से आता है, ठीक है, इस पैकेट को खोलोगे तो ये ऐसा नजर आएगा, और इसको पेनिस के ऊपर क्या किया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। तो मान लीजिए पेनिस है, इसके ऊपर कॉन्डम को इस तरीके से इंसर्ट किया जाएगा, और फिर इसका यूज क्वाइटस के दौरान किया जाता है। तो कॉन्डम जो है ना, ये बैरियर का काम करता है, यानी कि एग और स्पर्म को मिलने नहीं देता है। जैसे ये आप देखिए सर्वाइकल कैप है, इसका यूज फीमेल करती है, फीमेल के वेजाइना में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये डायाफ्राम है, इसका भी इस्तेमाल फीमेल के वेजाइना में होता है, यहाँ लिखा देख लीजिए। चलिए, अब एक तरीका है जो अभी आप बैरियर मेथड पढ़ रहे हैं, बैरियर मेथड में कॉन्डम्स का इस्तेमाल किया जाता है और सर्वाइकल कैप वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आप ध्यान से सुनिए कि कॉन्डम एक ऐसा तरीका है जो आपको भयानक रोगों से बचाता है, एड्स है ना, हेपेटाइटिस बी, इतने जो भयानक भयानक रोग होते हैं ना, उनसे आपको कॉन्डम क्या करता है, बचाता है। तो कॉन्डम या बैरियर फिजिकल मेथड, बैरियर मेथड वो है, ठीक है, जो रोगों से बताता है, एसटीडी से बचाता है, ठीक है। साथ ही साथ कॉन्डम का एक पॉपुलर प्लान है इंडिया में जो फ्री में बांटा जाता है, हर घर में फ्री बांटा जाता है। अब तो घर घर पहुंचाने का काम गवर्नमेंट ने ले लिया है, हर घर में कॉन्डम फ्री में बांटा जाता है, और उस पॉपुलर ब्रांड का नाम है निरोध। तो निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम, ठीक है। और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो ब्रांड है जिसको कहते हैं निरोध, और वो हर घर में बांटा जाता है। चलिए, उसके बाद बेटा अगला जो मेथड है उसका नाम क्या है, आईयूडीज, ठीक है। आईयूडीज का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है, और ये एक आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड है। आइडियल कहने का मतलब इसका साइड इफेक्ट बहुत कम है, ठीक है। कॉन्डम में क्या है कि फिजिकल बारे में थोड़ा रिस्क है कि कई बार क्या होता है, कोइटस के दौरान कॉन्डम फट जाता है, ठीक है, फिर वो स्पर्म डिपॉजिट हो जाता है फीमेल की वजाइना में, लेकिन उतना भी नहीं है, अब अच्छी क्वालिटी का भी कॉन्डम आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आयोडीज, तो आयोडीज क्या हो गया बेटा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी यूट्रस के अंदर एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा, और वो डिवाइस क्या करेगा बेटा, है ना, फर्टिलाइजेशन को रोक देगा। अलग अलग तरीके से रोकता है, वो बात हम डिटेल में आगे क्लास 12 में अगेन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको याद करना है, जैसे कि लिप्स लूप हो गया, कॉपर टी हो गया, ठीक है, कॉपर टी हो गया, है ना, कॉपर 7 हो गया, मल्टी लोडेड 375 हो गया, लिंग 20 हो गया, ये सब डिवाइसेस हैं जो यूट्रस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए फीमेल का यूट्रस है, ठीक है, फीमेल का यूट्रस है, ठीक है, इस यूट्रस के अंदर क्या किया भैया, कॉपर टी का इस्तेमाल किया गया। ये कॉपर टी क्या करता है बेटा, कॉपर रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, कॉपर टी कॉपर रिलीज करता है। तो जब इसमें बराबर इस यूट्रस के अंदर कॉपर बराबर रिलीज होगा, तो यहाँ की जो WBC होगी वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। WBC एक्टिवेट रहेगी, क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल है। जब भी हमारे शरीर में या फीमेल बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, WBC क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। तो फीमेल बॉडी में WBC एक्टिवेटेड है। अब जब स्पर्म जाएगा तो स्पर्म फीमेल के लिए क्या है, फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन सब्सटेंस है या फॉरेन सेल है। तो इस फॉरेन सेल को क्या करेगी, यहाँ की WBC इनगल्फ करेगी, खा जाएगी, और फिर, है ना, फिर ध्यान से सुनो, ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ क्या करती है कॉपर क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देता है, यानी स्पर्म जितने स्पीड से जा रहा था उसके स्पीड को ही घटा दिया, तो फाइनली इसके अंदर इतनी ताकत नहीं बचती है कि वो एगो को जाके क्या कर दे, फर्टिलाइज कर दे, ठीक है। तो ये कॉपर टी वगैरह हो गया, कॉपर 7 हो गया, लिप्स लूप हो गया, इसे आयोडीज के कैटेगरी में। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, और यूट्रस के अंदर डिवाइस लगाया गया है, जिसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। और इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होता ये, ठीक है, इजीली लगाया जा सकता है, और ये सेफ भी है, और इसमें किसी को हानि भी नहीं है, ना मेल को हानि ना फीमेल को हानि है। लेकिन एक चीज है कि आप STD से नहीं बच पाएंगे, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बच पाएंगे, एड्स, हेपेटाइटिस बी, सबसे नहीं बच पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे आ गया हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में क्या करते हैं, यानी मोस्ट इफेक्टिव मेथड है और मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है, यानी कि इफेक्टिव भी है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता है इंडिया में और वर्ल्ड में दो अंतर है।
पूरा वर्ल्ड जो है ना एक कैंसर से परेशान है, वो है ब्रेस्ट कैंसर, है ना, फीमेल के अंदर होती है। क्या है कि फीमेल्स पिल्स ले लेती, मेल तो पिल्स लेते नहीं, फीमेल पिल्स लेती है, और इतना ज्यादा पिल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बोल क्या? जाने दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है, मोस्ट बेचारे दिखने में पतली तो गए, लेकिन है आक्रामक, है ना। मम्मी का नाम सुन लोगे ना, अभी ऑनलाइन क्लास इसलिए नहीं बोल रहे हैं, उसके मम्मी का नाम सुन लोगे ना अपने आप खून में क्रांति आ जाएगा तुमको, ऐसी बात है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है। देखो इधर अब मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट वाइडली यूज, पूरे इंडिया में दो तरह के, पूरे वर्ल्ड में दो तरह के कैंसर है। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि पिल्स का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया में ओरल कैंसर, बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का स्वाद। तो पूरे वर्ल्ड में दो तरह के कैंसर हैं, है ना। एक तो फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर जो वर्ल्ड वाइड फेमस है क्योंकि पिल्स का ज्यादा इस्तेमाल करती है, और इंडिया में एक ही गुटखा वीर, है ना, गुटखा क्या बोलते हैं, गुटखा मैन बहुत ज्यादा पाया जाता है, खाता है थूक दिया। और आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर भी आते कहने, है ना, बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का स्वाद। तो इससे जो कैंसर हो रहा है ना उसको बोलते हैं ओरल कैंसर, और लोग खाते भी बड़ी मजे से है कि नहीं। आइए ध्यान से, उसके बाद बेटा अगला है ना, देखो यहाँ हार्मोनल मेथड में क्या क्या यूज करते हैं। हार्मोनल मेथड में कई सारा पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? पिल्स का। ये जो पिल्स होती है वो हार्मोन बेस्ड होती है, यानी कि हार्मोन यानी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से बना होता है। ठीक है, तो हार्मोनल पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे हम फीमेल ओरल पिल कहते हैं। ये नहीं मेल को खिला देना, ठीक है फीमेल ओरल पिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे हो गया माला डी, हो गया माला एन, हो गया, ये डेली ओरल पिल्स है, यानी फीमेल हर दिन एक पिल्स लेती है। ठीक है, और अगर रोज पिल्स ले रही है, जिस दिन पिल्स नहीं लेगी उस दिन प्रेगनेंसी बढ़ सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी होने के चांस हो सकते हैं, डेली ये पिल्स लेना पड़ता है। लेकिन हमारे लखनऊ के ड्रग रिसर्च सेंटर ने, ठीक है, एक पिल्स बनाया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वीकली ओरल पिल्स। एक हफ्ता में एक बार ये पिल्स लिया जाता है, जिसका नाम है सहेली। ये हमारे इंडिया में बनाया गया है, ठीक है, लखनऊ के ड्रग रिसर्च यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये सहेली नाम से फेमस है, वीक में एक दिन लिया जाता है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कब और कैसे लेना है, क्योंकि आप अपना ज्ञान जो है ना कहीं भी मार दीजिएगा। तो कब और कैसे लेना है ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको, है ना। अगर कोई आपसे पूछ ले, आपने बता दिया, उसका कुछ हो गया, तो ये गलत ज्ञान का संचार। जब आप 12th में जाएंगे तो वहां मैं बता दूंगा किस तरीके से लेना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वहां क्या थोड़ी मेच्योरिटी आ जाती है, इस लेवल में मेच्योरिटी कम होता है, अपना ज्ञान लोग दे ही देते हैं, है ना। लगता है क्या नहीं बाबा बन जाएंगे, ठीक है। कुछ भी हो जाए मत बताना भाई, ठीक है। और एक होता है बेटा, कई बार क्या होता है कि ये मेल फीमेल ने मीटिंग किया और स्पर्म फीमेल के वजाइना में चला गया, ठीक है, तो क्या होगा उस दौरान? क्या होता है कि इमरजेंसी पिलाता है। फिर बोल रहे हैं किसी को सजेस्ट नहीं करना, मार देंगे तुमको हम, ठीक है ना। उस केस में क्या है कि एक इमरजेंसी पिल्स आता है जो 72 घंटे के अंदर लिया जाता है, उसका नाम है आई पिल और अनवांटेड 72। अगर कोई इस्तेमाल इसका ज्यादा करता है तो वो फीमेल हमेशा हमेशा के लिए बांझ हो सकती है। बांझ कहने का मतलब हमेशा हमेशा के लिए अपनी फर्टिलिटी खो सकती है, इनफर्टाइल फीमेल बन जाएगी, फिर वो जीवन में कभी मां नहीं बन पाएगी। इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई सारे इंडिया में ऐसी महिलाएं, कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इसका इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से, है ना, उनके हेल्थ पे बहुत ज्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसको हम इमरजेंसी पिल कहते हैं, ठीक है, या मॉर्निंग आफ्टर पिल कहते हैं, यानी कि रात में गलती होगी सुबह ले लो। उसके बाद बेटा देखो आगे कितना बचा है, ज्यादा नहीं है, 2 मिनट रुक जाओ, चाहे रहने दो, मैं अगले पीरियड में इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं बचा इसमें, 2-3 टॉपिक बचा है जिसको हम अपना आगे जाके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पिल्स के बारे में पढ़ा दिया था, अब एमटीपी पढ़ना है, ठीक है, और एसटीडी पढ़ना है। तो एमटीपी और एसटीडी पढ़ना है और आईवीएफ पढ़ना है, 3 टॉपिक और पढ़ना है, जो हम अगले वीडियो में, अगले छोटे सेशन में कर देंगे कंप्लीट। तब तक के लिए ओके बाय।